हेलो दुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 13 सितंबर और 13 सितंबर प्रातः सुबह 6 बज चुके हैं और आपके सामने डेली करंट का तहलका मैं हर रोज की तरह लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपरों को लेकर के। ठीक है, तो मेरे भाई बहन जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, करंट से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है सुबह मेरी करंट के तहलका की जो एक क्लास है। सुबह प्रातः 6 बजे मैं आपकी क्लास को अपनी क्लास को प्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने। ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी या बैंक से रिलेटेड एनडीए से या स्टेट पीसीएस तक की तैयारी कर रहा है वो मेरे भाई पॉइंट वाइज ऐसे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज समझाता चलता हूं। बाहर से कुछ नहीं ऐड करता मैं, जो मेरे पॉइंट है वही बहुत है आपके लिए। ठीक है, बाहर से कुछ ऐड कर दूंगा तो लेंथ क्लास बड़ी क्लास हो जाएगी और फिर क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाओगे कि बाहर के बता रहे कि अंदर की इस पॉइंट को बता रहे। ठीक है, उन पॉइंट से जोड़ करके मैं आपको सारी जानकारी देता हूं अपनी इस क्लास के अंतर्गत करंट अफेयर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको सितंबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताऊंगा। सबसे पहले 1 सितंबर को मैंने एनसीईआरटी दिवस कराया था और 1 से 7 दिवस तक 1 से 7 तारीख तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस के रूप में मनाया गया था, आपको पता होगी। और 2 दिवस को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। वहीं पर 2 सितंबर को 3 सितंबर को राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस होता है। 5 तारीख को मतलब कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, आपको पता होगी, मैंने बताया था प्रॉपर तरीके से उस दिन। और बात करूं 8 तारीख को लिटरेसी डे था, इसकी भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दे दी थी। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया गया था, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कल ही। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 11-12 जो क्वेश्चन होते हैं मेरे प्रॉपर तरीके से पूछे जा सकते हैं 101%। ठीक है, पेपरों के अंतर्गत। तो आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है और इसके सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आप देखना, किस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान जाएंगे। मतलब कौन सा सम्मेलन है जो भारत जा रहे, भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जो वर्तमान के अंतर्गत है हमारे पीएम मोदी जी, वो उज्बेकिस्तान में किस शिखर सम्मेलन में जा रहे हैं। तो आपके सामने एससीओ, ब्रिक्स, सार्क, नन। तो एससीओ मतलब कि संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे पूछ सकता है कहां पर हो रही है बैठक, इसकी सारी चर्चा मैं बता देता हूं। जो संघई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन ये क्या है, इसके भी मैंने स्लाइड लगा रखी है, कब गठन हुआ, कौन सदस्य है, कौन इसका अध्यक्ष है, ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, सभी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। तो एससीओ जो सदस्य देशों पर्यवेक्षक सदस्य नेताओं के भाग लेंगे इसमें। संघई जो एससीओ है इसमें राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद जाएंगे, मतलब उज्बेकिस्तान के अंतर्गत यह क्षेत्र है। बैठक के दौरान प्रतिभागों पिछले 2 साल के दशक की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, वो ये उज्जवल भविष्य की। एससीओ सदस्य क्षेत्र वैश्विक महत्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी मुद्दे होते हैं उनकी सोल्यूशन निकालेंगे। कुल मिलाकर ये बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं इसमें। ठीक है, और वो भी कितने देशों के, टोटल 8 देश होते हैं इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिखर सम्मेलन में कतर शायद कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने के लिए संभावना है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कौन कौन से हैं इसमें भाग लेंगे। जो देखो मैं बता देता हूँ, संघई सहयोग संगठन, इसके पहले इसको मैं बता दूं, इसका गठन हुआ 2001 में। संघई कहां पर है, चीन के अंतर्गत। ठीक है, वर्तमान में 8 सदस्य हैं इसके। भारत पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। टोटल कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों के नाम भी दे सकता है आपको क्रम वाइज। ठीक है, अन्य सदस्य चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, रूस भी इसमें है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तान 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 तो 4 तो तान हो गए, और रूस और चीन और भारत पाकिस्तान 5, अब तान भी 5 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो एक दूसरे से रिलेट करके। यह विश्व का सबसे क्षेत्रीय, सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इंपोर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। इसका मुख्यालय बीजिंग है, कहां पर है, चीन के अंतर्गत है। जांग मिंग इसके एससीओ के महासचिव हैं। 2021 में एक पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में ईरान के परिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया था। कहां पर, कब, 2021 में ईरान की। मिस्र, कतर और सऊदी अरब एससीओ के संवाद में भागीदार बनेंगे। इस समय की रिपोर्ट है, मतलब कि अब। ठीक है, इन प्रेजेंट जो होने वाली है बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाइयों के लिए। भारत के सबसे पूर्वी सैन्य चौकी का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे, जनरल बिपिन रावत साहब जी। ठीक है, आप सभी को पता होगी कुछ दिन पहले इनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना ग्रस्त हो गए थे, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, वो तो एक, अब क्या कर सकते हैं, होगी तो होगी। ठीक है, उस पर भी जांच चल रही है, पर जांच से क्या है, जो जिसकी जितनी सांस लिखी है वो उतना ही है। ठीक है मेरे भाइयों, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब
किब्दू सैन्य चौकी का नाम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। किब्दू सैन्य चौकी का नाम भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का नाम रखा गया। आपको इस एट दिस टाइम जो प्रेजेंट में वर्तमान के अंतर्गत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जनरल है उनका नाम मुझे इन कमेंट मुझे बताना। दूसरा मैं बता दूं कि 1999-2000 तक जनरल बिपिन रावत ने किबितू के बटालियन 511 की ये गोरखा राइफल के कमान संभाली थी। किसने? इन्होंने, बिपिन रावत साहब ने। किब्बतू भारत का सबसे पूर्व सैन्य चौकी थी, मतलब इसका नाम बदल दिया। मयूर और जकरीन जनजाति मुख्य रूप से छोटे से गांव में रहते हैं। वालोंग से किब्बतू ये है कौन सा राज्य में, आप सर्च करोगे ना प्रॉपर तरीके से दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये जो 22 किलोमीटर लंबी सड़क चौकी का नाम जनरल बिपिन रावत रख दिया गया है। मुख्यमंत्री खांडू, अब खांड से आप लोगों को पता लग जाएगी, ठीक है। तो खांड से क्या है, खांडू किसके मुख्यमंत्री हैं। चौकी के सर्वश्रेष्ठ सैन्य स्टेशनों में से एक बनाने के लिए 10 करोड़ के रुपए आवंटित किए गए हैं इसमें। और जनरल बिपिन रावत जी ये मरणोपरांत 2000 इनके मरने के बाद इनको पद्म विभूषण की सम्मानित किया गया था। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। सभी जानकारी मैंने प्रॉपर तरीके से आपके सामने पॉइंट वाइज सब कुछ रख दी है, ठीक है। बाहर से कुछ ऐड में करके पॉइंट ही बहुत है आपको नोट करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों को मैं कर देता हूं कन्वर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपरों के लिए। किंग चार्ल्स टू को किस देश का अगला सम्राट घोषित किया गया? आपको पता होगी प्रॉपर तरीके से, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ब्रिटेन के हैं, ठीक है। आपको पता होगी अभी कुछ दिन पहले एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद किंग चार्ल्स टू को सम्राट घोषित किया गया, मतलब ब्रिटेन के अंतर्गत, ठीक है। उन्हें औपचारिक रूप से सेंट जेम्स पैलेस में राजा के रूप में घोषित किया गया। 73 वर्षीय पूर्व प्रिंस ऑफ वेल्स को उनकी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद सिंहासन दिया गया है। अब देश के प्रमुख है वे एक दूसरे से शासन में हस्तांतरण शपथ और हस्ताक्षर के रूप में पूरा करेंगे, मतलब कुल मिलाकर सम्राट है तो शासन चलेंगे अपना। प्रिवी काउंसिल वह रिचर्ड दिलबुक ने चार्ल्स को किंग को कॉमनवेल्थ का प्रमुख विश्ववास का रक्षक घोषित किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिवी काउंसिल जो वरिष्ठ राजनेताओं का एक समूह होता है जो कि सम्राट को सलाह देता है, ठीक है मेरे भाई, ये वहीं पर है ब्रिटेन के अंतर्गत, ठीक है। ये सभी चीजें आपके सामने मैंने बता दी है। 73 साल के हैं ये, इनकी माता जो भी अभी गुजरी है कुछ दिन पहले, मृत्यु हो गई है उनकी 96 वर्ष की उम्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी 12 सितंबर को किस राज्य के कोटा शहर में। अब आपको पता होगा कोटा कहाँ पर, सब जानते होंगे कोटा, तो यह है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का शहर है कोटा। कोटा के अंतर्गत ये MSME कॉन्क्लेव या प्रदर्शन जो ये मतलब कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव प्रदर्शनी की जा रही है, ठीक है। 12 सितंबर को की गई थी, राजस्थान में की गई थी और कोटा शहर में की गई थी। आइए इसके बारे में बता दूं कि ये क्या खास थी इसमें। प्रदर्शनी में T-90 BMP-2 टैंक, अटर्नी गन, विभिन्न प्रकार के स्नाइपर, मशीन गन, सैन्य पुल जैसे रक्षा उपकरण को प्रदर्शन किया गया था। इसकी MSME जो है इसके अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष करने वाले युवा, साथ ही स्टार्टअप और MSME अपने उत्पादों को प्रदर्शन कर रहा है। इस आयोजन में रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली 50 से अधिक कंपनियां हैं, स्टार्टअप और MSME में हिस्सा ले रही हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने औपचारिक रूप से सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कि राजस्थान के कोटा के अंतर्गत है। राजस्थान में पहली बार ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, डिफेंस कॉन्क्लेव प्रदर्शन का आयोजन किया गया, ठीक है, या हो रहा है या होगा, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार हो रहा है, इसको लेकर के क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। सभी चीजें आपके पास मैंने बता दिया पॉइंट वाइज करके, क्लियर, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर एशिया कप जीतकर कौन सा खिताब जीता, मतलब कौन से नंबर का खिताब जीता है इन्होंने। जैसे भारत ने 7 बार जीता है, ठीक है, उसी प्रकार से श्रीलंका ने 6 बार जीत चुकी है और दूसरी सफल टीम बन गई है एशिया कप को जीतने वाली। कौन? श्रीलंका। अब आपको पता करना पाकिस्तान ने कितनी बार एशिया कप जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है मेरे भाई। 8 साल बाद जीती है श्रीलंका की टीम, ठीक है। तो एशिया कप के बारे में बता दूं 15वां संस्करण था, दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आयोजित किया गया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे भानका राजपक्षे, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज आपसे पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन है, जो कि वनिंदु हसरंगा जी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं की बदौलत जीती थी। आपको पता होगी, नहीं देखा था तो भी ठीक है, देख लिया तो भी ठीक है, क्योंकि भारत का तो मतलब ही नहीं है। एशियाई देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए 1983 में एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो एशिया
पहला एशिया कप जो हुआ था 1984 में शारजाह, कहां पर, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में ही आयोजित किया गया था, और अब लास्ट में भी वहीं पर भी हुआ है, दुबई के अंतर्गत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत टूर्नामेंट में 7 खिताब जीत चुका है, जो कि पहली टीम है, और श्रीलंका वहीं 6 बार दूसरी सबसे सफल टीम बनी है एशिया के अंतर्गत। ठीक है, यह मूल रूप से हर 2 साल में एक दिवसीय होते हैं और T20 प्रारूप के बीच में बारी बारी रूप से आयोजित किया जाता है एशिया विश्व कप। ठीक है मेरे भाइयों, तो एशिया कप, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और थोड़ा मैं बता दूं, ये क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं, जैसे कि बीमर, अपील, बेल्स, एज, मैडन, यॉर्कर, गोल्डन। जो भी बच्चा जो भी क्रिकेट से लगाव रखता होगा, जो भी खेलता होगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के द्वारा 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीता को फिर से लाने की परियोजना उद्घाटन करेंगे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल ये। ठीक है, ये बहुत मतलब कम से कम आजादी के टाइम पर ये घोषित कर दिया गया जो चीता है भारत में नहीं रह सकता। इस चीज को लेकर मैं जिक्र करूंगा। पहले मैं बता दूं, पीएम मोदी द्वारा यह 17 सितंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। थोड़ा मैं बता दूं, 70 साल बाद नामिया के 8 चीते, ये मैंने पहले ही बताया करंट अफेयर में कि कहां से लाए जा रहे हैं 8 चीते, नामिया से। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में इसको लाए जाएंगे और इनका रखरखाव होगा। पीएम मोदी श्योपुर के कराल महिला स्वयं, एक और बात है कि महिला स्वयं सहायता समूह को भी संबोधित करेंगे। अगले 3 से 4 वर्ष में 50 अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने की योजना बना रही है। अफ्रीकी चीतों को फिर से लाने में परियोजना 2009 में शुरू हुई थी। अंतिम 3 दर्ज एशियाई चीता को महाराजा रामनुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में मार दिया था। 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। ठीक है, चीता की बता दूं, ISUN रेड लिस्ट के तहत चीता को असुरक्षित माना है भारत के अंतर्गत। ठीक है, इनकी एक अपनी एक वो है संस्था, उनके द्वारा। तो इसका वैज्ञानिक नाम है एसोनोक्सी जुबेटस। ये इंपोर्टेंट है कि चीता का साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एसोनिक्स जुबेटस है। यह दुनिया का सबसे तेज जमीन जानवर वाला जानवर, यह अफ्रीका और मध्य ईरान में मिलता है, या वहां का मूल निवासी है। ठीक है, जिसको अफ्रीका से ही लाया जा रहा है, मतलब कि अफ्रीका में ये नाम दिया। ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट में। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं, तथ्य पूरे रख दिए हैं। पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा 17 तारीख को, उनसे पहले वो एससीओ में हाजिर रहेंगे। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन से संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये भारत की ही एक्सरसाइज है, आपस में आर्मी है और जो एयरफोर्स है उनके बीच के अंतर्गत एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये वज्र प्रहार है, इंद्र युद्ध अभ्यास है, गगन स्ट्राइक है, वरुण युद्ध अभ्यास है। अब आपको ये तीनों बताने मुझे, ए और बी और डी, लेकिन गगन स्ट्राइक अब फिलहाल भारत सेना और भारतीय वायुसेना के बीच के अंतर्गत हो रही है। ठीक है, इनके बारे में बता दूं, गगन स्ट्राइक अभ्यास पंजाब के इलाकों में हरियाणा के अंबाला के अंतर्गत सीमाओं पर 4 दिन तक चला, और इस अभ्यास में जमीनी बलों के समर्थन में हवाई शाखा के रूप में हमलावर हेलीकॉप्टर को तैनात शामिल थी। ठीक है, अभ्यास में जमीनी, आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा गगन स्ट्राइक जो है पंजाब के कुछ इलाकों में और हरियाणा के अंबाले में हुआ था, किस किस के बीच में होता है, इसके बारे में आपसे जिक्र कर सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है मेरे भाइयों, इसका नेतृत्व प्रतीक शर्मा कर रहे थे, और ये इस अभ्यास में आप अपाचे 64E और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WHI को सक्षम हथियार वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में मान्य किया है। ठीक है, मान्यता प्राप्त हुई। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट जो कि अभ्यास के अंतर्गत ये अपने एक दूसरे को आजमाते हैं, पावर को देखते हैं, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, अभ्यास के अंतर्गत अपनी क्षमता को देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों के लिए। एरॉन फिंच ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यह किस देश से संबंध रखते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले सुरेश रैना जी ने भी लिया था, उसके बारे में मैंने भी जिक्र करा था। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, आपको वर्दी से पहचान रहे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, कैप्टन है मतलब एरॉन फिंच, तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच 11 सितंबर को ले चुके हैं। न्यूजीलैंड के साथ मैच के बाद एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, मतलब ले लिया। और एरॉन फिंच ने 145 दिवस में 17 शतक ठोके और 5400 रन ठोके। 2013 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था। ठीक है, और 9 साल की इनकी कार्यकारी रही, मतलब पूरा इनका काल रहा है पूरा 9 साल का। ठीक है, कहते हैं वह T20 फॉर्मेट में टीम की अगुवाई करते रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। वह 2015 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। वर्ल्ड कप 2023 में भारत आयोजन किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 अगले साल अपने भारत में हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
किस केंद्रीय मंत्रालय ने ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम को आयोजन किया है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे यहां से भी क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर। पहला ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन यूरोप के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसके सहयोग से किया जा रहा था? तो यूरोप के सहयोग से किया गया था हाइड्रोजन यूरोप के। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। पहला ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फॉर्म यूरोपीय संघ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कर रहा है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा है वो है आपका उड़ीसा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर गुजरात मत भर के आना, ये ध्यान पूर्वक सुन लेना इस क्वेश्चन को भी। तो उड़ीसा के बारे में बता दूं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। इस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकते हैं कि इसके मंत्री कौन है या किसके द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा ये चीज की जा रही है। भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन की, ये पहला है, इंपोर्टेंट है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। यह सम्मेलन भारत के तटीय समुदायों को जलवायु लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित है। तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती है मेरे भाइयों। जो भी मैं करा रहा हूं आपसे ज्यादा नहीं करा के, जो मैंने पॉइंट दे दिया आपको वही नोट कर लेने हैं। PDF आपको मैं दे देता हूं ऑन टेलीग्राम पर। भारत के सबसे लंबे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई आज का ये भी, ठीक है, भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध जिसका नाम पड़ रहा है का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इंपोर्टेंट ये आपको दिख रहा है, रबर बांध है, गयाजी बांध बोला जा रहा है। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री फिलहाल। ठीक है, अब आपको बताना है किस किस से, अब बीजेपी को छोड़कर किसके साथ पार्टनरशिप कर ली, मतलब कि संयोजन कर लिया इन्होंने। ठीक है, और अपनी सरकार बने। तो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं CM, और इन्होंने ही, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है रबर बांध जो है गयाजी बांध। ठीक है, तो इसके बारे में बता दो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाल्गु नदी, ये इंपोर्टेंट है, फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया। यह रेत के टीलों का एक विशाल खंड है। उन्होंने पितृपक्ष मेले के दौरान आने वाले अंगुत्कों की सुविधा के लिए स्टील फुट ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया। इस बांध को IIT रुड़की के मार्गदर्शन में 324 करोड़ रुपए में लागत में बनाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपसे पूछ सकता है किस राज्य में, किस मंत्री के द्वारा, या फिर कौन सा बांध है, क्या नाम है, किसका है, रबर बांध है, गयाजी बांध है, रेत के टीलों से, किस नदी के किनारे, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी, प्रेजेंट कर दी है। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास मेरे भाइयों को समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैं कराता हूं, अपना पूरा जोरदार पूरा जोर लगा देता हूं अपने भाइयों को समझाने के लिए। और मैं यही चाहता हूं कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत न आए, किसी भी स्लाइड से, किसी भी क्वेश्चन से आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इन कमेंट मुझे पूछ सकते हो मेरे भाइयों आराम से। ठीक है, या फिर टेलीग्राम से, या फिर आपको फेसबुक लिंक दे देता हूं मैं डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से अपनी जीके को बहुत ही बढ़िया बेहतर बना सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर, और फ्री निःशुल्क सेवा में देता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो धन्यवाद करूंगा अपने भाइयों को। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से लगे रहिए और स्ट्रॉन्ग बिल्कुल कंसंट्रेट से आप पढ़ते रहो। ठीक है, नमस्ते, राम राम।